तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी खुशी का वक्त है कि हमारे देश की तरफ से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है अभी 14 तारीख को। और आपको सभी को पता होगा 2:30 बजे का दोपहर का टाइम था। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम साइंटिफिक डिटेल्स की बात करेंगे। वैसे नॉर्मल न्यूज़ तो सभी लोग सुन लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत एक सब्जेक्ट को भी हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाएगी भविष्य में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, बेसिक बात है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना चंद्रयान 3 का ही फोटोग्राफ है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। इसके अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये चंद्रयान 3 का एक और डिटेल का फोटोग्राफ दे रखा है, जिसके अंदर S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स दे रखे हैं जो साइड में दिखा रखे हैं, और यही सबसे पहले ऑपरेट करते हैं। फिर इसके बाद में L-110 लिक्विड स्टेज, जो ये बीच वाला सेगमेंट है, ये इसका लिक्विड स्टेज, इसके थ्रू इसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ाई जाती है। फिर ये जो बीच का हिस्सा एक और दिखाई दे रहा है, इस लिक्विड के जस्ट ऊपर दिख रहा है, ये C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है जो कि इसकी वेलोसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। जो चंद्रयान 3 के नाम से हम जिसको बोल रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ इस वाले हिस्से में मौजूद है, और यहाँ इसमें पेलोड्स हैं कुछ जो एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से काम आएंगे। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि इसको मून की ऑर्बिट तक लेके जाएगा और लास्ट में जाकर के रोवर और लैंडर को अलग कर देगा। तो ऐसे कुछ स्टेजेस हैं इसके अंदर। तो मैंने कुछ चीज़ दिखाई, अब आप इसके आगे देखिए कि किस तरह से ये ऊपर उठा है चंद्रयान। जब चंद्रयान को अपन स्टार्टिंग इसकी होती है तो यहाँ से स्टार्टिंग के केस में ये S-200 जो सॉलिड बूस्टर है, इसके इग्निशन की स्टार्टिंग होती है। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आग से लगी रहती है। तो उससे स्टार्टिंग में एकदम इसको थ्रस्ट वेलोसिटी मिलती है लगभग 452 है ना, लगभग आधा किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल जाती है। और ये इस लिक्विड स्टेज को इग्नाइट करने का शुरुआत करता है। तो इसके अंदर लगभग 108 सेकेंड बीत जाते हैं जब तक ये रॉकेट ज़मीन से उड़ता हुआ 44 किलोमीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, और रॉकेट की वेलोसिटी लगभग 1.78 किलोमीटर पर सेकेंड की आ जाती है। फिर इसके अंदर ये जो बीच का स्टेज है L-110 लिक्विड वाला पार्ट, ये इग्नाइट करता है। इसका इग्निशन शुरू होता है 108 के ऊपर, उस समय 44 किलोमीटर की हाइट रहती है। फिर इसके बाद में ये जो इसके साइड वाले जो बूस्टर जो इनकी फ्यूल तो अपन यूज़ कर चुके हैं, तो अब इसका सेपरेट करने की कंडीशन आती है। तो ये लगभग 127 सेकेंड के ऊपर जा कर के ये जो सॉलिड फ्यूल अपन ने इस्तेमाल कर लिया है, अब ये इसके कुछ कंपोनेंट्स जो अलग हो जाते हैं 127 सेकेंड के ऊपर। उस समय इसकी हाइट 62 किलोमीटर रहती है। फिर इसके बाद में ये जो पार्ट है इसके फ्रंट वाले, ये जो PLF, तो इस दौरान में क्या हो रहा है कि ये जो L लिक्विड है इसकी बर्निंग की प्रोसेस चल रही है। इसी प्रोसेस के दौरान यहाँ पर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये सेपरेट करने का था। ये लगभग 114 किलोमीटर की हाइट पर है, 194.96। ये इसके एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा था। और फिर जब ये L-100 जो अपना लिक्विड वाला पार्ट था, ये फ्यूल पूरा बर्न कर जाता है, तो ये वाला जो मॉड्यूल जो इसको लिक्विड को कैरी करता है, ये वाला हिस्सा भी इससे अलग हो जाता है। ये लगभग 305 सेकेंड के आसपास है। उस समय हमारे इस सैटेलाइट, इस रॉकेट की जो हाइट है 175 किलोमीटर पृथ्वी से रहती है, लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसको मिल जाती है। फिर ये क्रायोजेनिक स्टेज शुरू होती है C-25, इसका इग्निशन शुरू होता है। ये लगभग 307 सेकेंड के ऊपर हो रहा है। उस समय लगभग ये सर्कुलर ऑर्बिट तक पहुंच चुका होता है। तो आप देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, 175 किलोमीटर, 176 किलोमीटर, 174 किलोमीटर। तो ये हाइट अब चेंज नहीं हो रही, एक सर्कुलर ऑर्बिट टाइप आ गया है। पर इस क्रायोजेनिक ने क्या काम किया है कि इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, 4 से लेकर के 10 किलोमीटर तक पहुंचा दिया, 4.6 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसकी आ गई। फिर इसके बाद में जो क्रायोजेनिक वाला पार्ट जब यूज़ हो जाता है, तो इससे जो अपना मेन सैटेलाइट है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इनिशियल स्टेजेस हैं जो पृथ्वी से अपन देखते हैं। अगर हम पूरी सीक्वेंस को देखें अपने इस चंद्रयान 3 की, तो इसके हम 3 हिस्से देख सकते हैं। टोटल 10 स्टेजेस है इसके अंदर। इसमें से पहला स्टेज जो है वो अर्थ सेंट्रिक फेज है, जिसमें हम लॉन्च से पहले क्या करते हैं, लॉन्च के टाइम क्या होता है और
जो अर्थ की जो ऑर्बिट्स है उसके अंदर जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई, जैसे भी अपन ने जो देखे डिफरेंट पार्ट्स, वो फर्स्ट अर्थ सेंट्रिक फेज कहलाती है। फिर इसके बाद में हम अर्थ से मून की ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट करने के लिए बीच में ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री फेज आता है, जिससे कि हम किस ट्रेजेक्ट्री पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सेकेंड फेज कहलाता है। इसके बाद बाकी की 8 फेजेस जो होती है वो मून सेंट्रिक फेजेस के अंदर है, जिसके अंदर लूनार ऑर्बिट इंसर्शन फेज, यानी कि हम कैसे इस ट्रांसफर फेज से जाकर के मून की ऑर्बिट के अंदर जाते हैं, वो हमें एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ करना होता है। फिर मून बाउंड, उसके अंदर जो मून की ऑर्बिट आती है उसके अंदर उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसमें आता है। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल को अलग करने की बात आती है। उसके अंदर भी हम मून में जब ये पहुंचेगा तो उसकी ऑर्बिट्स की रेडियस चेंज करते हुए जब ये 100 किलोमीटर के आसपास रहेगा तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो इससे अलग हो जाएगा और इससे अपन लूनार मॉड्यूल को अलग कर देंगे। लूनार मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में 2 और चीज़ें हैं, जो लैंडर और रोवर, जो भी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बूस्ट फेज़ है, प्री लैंडिंग फेज़ है, यानी उतरने से पहले भी हमें ध्यान रखने वाले कुछ स्टेजेस हैं, जिसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ से कंट्रोल करके स्टार्ट की जाएगी। लैंडिंग फेज़ है, जब लैंड करेंगे तो एक उस पर कंट्रोल ग्राउंड से किया जाएगा। फिर नॉर्मल फेज़ फॉर दी लैंडर एंड दी रोवर, और फिर एक ये जो अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसकी सर्कुलर ऑर्बिट से संबंधित एक फेज़ है। तो कुल मिला के 10 फेजेस हैं जो कि यहाँ से कंट्रोल की जा रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू देखें तो ये यहाँ से इंजेक्शन ऑर्बिट जो है यहाँ की इस तरह की हमारी अर्थ की इंजेक्शन ऑर्बिट है। जैसे अपन ने कहा था कि यहाँ से अपन ने लॉन्च करके सबसे पहले इस ऑर्बिट में आ गया। इस ऑर्बिट में आने के बाद फिर हम इसकी एनर्जी को बढ़ा करके, जैसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है -Gmm/2a, तो अगर आप एनर्जी को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस इलिप्टिकल पाथ की बढ़ती जाती। तो इसकी इलिप्टिकल पाथ की सेमी मेजर एक्सिस बढ़ाते बढ़ाते हम जब भी इस पॉइंट पर आता है हम इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर ये इस तरह से घूम के जाता है। फिर एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट में आ जाएगी, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये इसका ऐसा डिस्टेंस आएगा कि मून के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आ जाएगा। तो जब ये मून के अट्रैक्टिव फोर्स में आ जाएगा तो फिर ये मून की लूनार ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। तो जब ये मून की लूनार ऑर्बिट में आएगा तो ये पहले बड़ी वाली ऑर्बिट के अंदर घूमता है। फिर ये जब बड़ी वाली ऑर्बिट में घूमता है तो फिर अपन इसकी एनर्जी कम करते हैं, और इसकी एनर्जी कम करते करते इसके ऑर्बिट अपन कम करते जाते हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर की जब ऑर्बिट में आएगा तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं ये प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू ले जा रहे हैं। और इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के बाद यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा रोवर और लैंडर। रोवर और लैंडर जब ये 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक का आएगा और फिर इसके बाद में लैंडर नीचे उतरेगा और फिर रोवर जाएगा। इसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ पार्ट तो हमने इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ में कुछ इक्विपमेंट्स लगा रखे, कुछ लैंडर के साथ लगा रखे और कुछ रोवर के साथ लगा रखे, जो भी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेन हमने ये अपना एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो जैसे अपन ने शुरू से जो डिस्कस किया है कि जिसको अपन कह रहे हैं चंद्रयान, तो चंद्रयान मेन यही है। इसी के अंदर रोवर है और इसी के अंदर ही लैंडर है। ये धरती की इस ऑर्बिट से, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये इंजेक्शन ऑर्बिट्स की रेडियस बढ़ाते हुए फिर इसके बाद में ये यहाँ से मून की ऑर्बिट में जा रहा है। और ये जब 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुँच जाएगा मून की, तब जाकर के इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से रोवर और लैंडर दोनों अलग हो जाएंगे। ये भारत की तरफ से ही बनाया गया है, इसलिए मतलब इसमें एक तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी यानी भारतीय वैज्ञानिकों का ही रोल है इसके अंदर। और पिछली बार जो था उसके अंदर एक ऑर्बिटर भी था जो कि मून के अराउंड ऑर्बिट का काम करेगा। तो हमारे जो लैंडर और रोवर वाला पार्ट तो फेल हो गया था और ऑर्बिटर ने हमें डेटा दिया था। इस बार हमने ऑर्बिटर भेजा नहीं है, तो इसमें से सिर्फ ये 2 ही कंपोनेंट है। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर जो मैंने आपको कहा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर 2 चीज़ें हैं जिसमें एक लैंडर है और एक रोवर है। ये रोवर इस तरह का है जो वहाँ पर चलेगा। रोवर के बारे में जानकारी ये है कि रोवर जो है लगभग 14 दिन तक काम करेगा और जहाँ भी उतरेगा उससे लगभग आधा किलोमीटर तक जा सकता है। 26 किलो का इसका वजन है और इसमें 2 तरह के इक्विपमेंट्स लगे हैं जो एक्सपेरिमेंट से संबंधित हैं। और ये जो लैंडर है
पिछली बार जो लैंडर में प्रॉब्लम आई थी, इसके अंदर अपन ने कुछ चेंजेस किए हैं, इसकी स्ट्रक्चर को मजबूत किया है और नीचे बूस्टर जो होते हैं जो उसको उतरने से पहले एक तरह से रिटार्डेशन क्रिएट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करते हैं। पिछले वाले में 5 थे, इस बार हमने 4 रखे हैं और ये मतलब इसकी लाइफ भी वही 14 दिन के करीब रहेगी। धरती के 14 दिन और मून के हिसाब से 1 दिन रहेगा और इसका वजन लगभग अपन देखेंगे तो लगभग 1750 किलोग्राम के आसपास है, ये 26 किलोग्राम के आसपास है। और यहाँ पर अपन एक्सपेरिमेंट के संबंध में बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 6 चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसमें से लैंडर के अंदर हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ें हैं, रोवर के अंदर हमारे पास में 2 हैं और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि अर्थ की सरफेस, अर्थ की ऑर्बिट से लेकर के उसे ट्रांसफर ऑर्बिट में ले गया, फिर 100 किलोमीटर तक ही साथ रहेगा। तो ये उस दौरान जो धरती से लाइट मिलती है, आसमान में जाती है, उसकी ये स्टडी करेगा। तो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में लगा हुआ है स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर एंड हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, यानी अर्थ से जो रेडिएशन जा रही है उसके बारे में स्टडी करेगा इंफ्रारेड वेवलेंथ की रेंज के आसपास। तो धरती के बारे में कुछ डिटेल्स पता करेगा ये वाला पार्ट। इनमें सब में सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि सोलर एनर्जी का अपन इस्तेमाल कर सकें। फिर इसके बाद में जो अगला स्टेज आता है कि जब इससे अलग होकर के लैंडर, जिसके अंदर रोवर रखा होगा, तो लैंडर जब नीचे उतरेगा तो उसको भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे। पिछली बार जैसे हम जहाँ पर उतरना चाहते हैं वहाँ पर कितना आयंस और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, तो इसके संबंधित ये एक एक्सपेरिमेंट करेगा टू मेजर द सरफेस प्लाज्मा, माने सरफेस के पास कितने आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी डेंसिटी मेजर कर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, इससे संबंधित हमने एक इक्विपमेंट इसके साथ डाल रखा है। एक हमने चंद्र सरफेस टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट, एक मून की सरफेस का टेम्परेचर क्या है, कहीं ज़्यादा कम टेम्परेचर की वजह से हमें दिक्कत आ रही हो तो इसका भी मेजरमेंट इस रोवर के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि जहाँ हम उतरेंगे वो काफ़ी ठंडा इलाका है और इसकी जो कम लाइफ की वजह भी यही बताई गई है कि हम 14 दिन तक ही इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है। और हमने उतरने का भी कुछ ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है कि जिस समय टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो। तो एक अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे रोवर के साथ, लैंडर के साथ में जुड़े हुए पार्ट्स हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जहाँ भी उतरेगा वहाँ भूकंप आने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, कुछ भूकंप वगैरह कितने आता है, तो इसकी भी स्टडी करने के लिए हमने इसमें इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं जो कि वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी की स्टडी करेगा। और जो रोवर नीचे उतरेगा वो वहाँ पे कुछ हमें जानकारी देगा, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर दे रखा है जो वहाँ के मिनरल्स के बारे में हमें विशेष जानकारी देगा, किस तरह का कंपोजिशन है। और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेज़र के थ्रू हम वहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरस, इस तरह की वहाँ की मिट्टी की डिटेल्स के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। इस तरह से ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस मिशन के अंदर हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये कुछ बेसिक बातें हैं। मैं लास्ट में एक छोटा सा एक एनिमेशन और दिखाना चाहता हूँ कि देखो कितना दिक्कत रहता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो एक छोटा सा एनिमेशन देखिएगा। इसमें एनिमेशन ये है कि ये अर्थ है, ये अर्थ के अराउंड हमारा सैटेलाइट इस तरह से, रॉकेट इस तरह से घूम रहा है, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो घूम रहा है। हमने इसकी ये यहाँ से अपन इसकी एनर्जी बढ़ाते हैं। फिर ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये मून का पाथ है और ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट हो गया, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मून चल रहा है और अर्थ यहाँ पर फिक्स है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू ऐसे घूम रहा है, फिर ये इतनी एनर्जी इस जगह से अपन एनर्जी इंक्रीज करते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जाता है। अब जिस समय ये मून आया उसी समय अपन को वहाँ पहुँचाना है, इसकी टाइमिंग का रोल आ रहा है। फिर ये मून के अराउंड चक्कर काट रहा है अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल। और फिर मून के वहाँ जाने पे क्या होता है, यहाँ की थोड़ी डिटेल दिखाने के लिए दूसरा एक एनिमेशन है। ये मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया और मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया तो यहाँ पर इस जगह से इसकी अपन एनर्जी कम करके ये प्रोपल्शन मॉड्यूल की रेडियस को घटाते घटाते हम 100 किलोमीटर की रेडियस पे पहुँच जाएंगे। जब ये 100 किलोमीटर की रेडियस से हम पहुँच जाएंगे तब जा कर के हम इससे लैंडर और रोवर को अलग कर देंगे। लैंडर और रोवर नीचे उतर करके फिर लैंडर को कंट्रोल करने का हिसाब आएगा
कि किस तरह से अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस तरह से भारत एक अपने कैपेबिलिटीज़ को शो करेगा। आगे के मिशन के अंदर भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। हमने जो काम करने वाले हैं, एक तरह से मान लीजिए हम लगभग साउथ पोल, जो मून का साउथ पोल है, उसमें अपन देखेंगे तो 70 डिग्री तक, लगभग 70 डिग्री के आसपास उतरने वाले हैं। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। तो उस तरह से लैंडिंग करने वाले हम फर्स्ट कंट्री हो जाएंगे। वैसे मून की सरफेस पर लैंडिंग करने वाली 3 कंट्री और भी है, ऐसे हम चौथे हो जाएंगे। पर जो हम काम करना चाह रहे हैं वैसा और किसी कंट्री ने नहीं किया है। हमारा ऐसा मानना है कि पोल के आसपास हमारे को ना कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ की पोल पर बर्फ़ जमी रहती है, तो क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज़्यादातर चीज़ें उड़ चुकी हैं। तो पोल के पास में होने की, अंधेरे होने की वजह से, थोड़ा ठंडा होने की वजह से मिलने के चांसेस हैं, इसलिए हमने उसी जगह को सेलेक्ट किया है। और मुझे यकीन है कि भारत 23 अगस्त बताएगी उतरने की, एक सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा और एक नया इतिहास रचेगा। धन्यवाद।